हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम स्टार्ट करते हैं हम दोबारा से। हमारा जो अगला है मॉडल क्वेश्चन पेपर कि आगे क्वेश्चन जो है हमारे पिछले व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित चल रहे थे, तो आगे उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन चलेंगे। तो प्रासंगिकता के सिद्धांत किससे संबंधित है? जो हमने जो पिछली वीडियो में चर्चा करी थी कि प्रासंगिकता का जो सिद्धांत है वो उत्तर व्यवहारवाद से है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद में दो नारे दिए गए थे, एक कर्म और दूसरा प्रासंगिकता। तो यानी कि प्रासंगिकता का और कर्मनिष्ठता जहाँ भी आ जाएगी उसका संबंध कहाँ किससे होता है? उत्तर व्यवहारवाद से होता है। फिर अगला है कर्म तथा प्रासंगिकता पर किसने जोर दिया था? तो मैंने अभी आपको बोला कि कर्म और प्रासंगिकता पर किसने जोर दिया था? तो कर्म और प्रासंगिकता पर जोर किसने दिया है? उत्तर व्यवहारवाद ने। तो उत्तर व्यवहारवाद ने कर्म और प्रासंगिकता पर जोर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के कितने लक्षण बताए हैं? तो आपको मैंने बता ही दिया था कि व्यवहारवाद के तो 8 लक्षण हैं और उत्तर व्यवहारवाद के 7 लक्षण हैं, यानी दोनों के अलग अलग हैं। व्यवहारवाद पहले आता है उसके 8 है, जो बाद में आता है उत्तर व्यवहारवाद उसके कितने लक्षण हैं? उसके 7 लक्षण है। अगला क्वेश्चन है प्रविधि से पूर्व सार। मैंने पहले ही बताया था कि जो ये 7 अपने सिद्धांत देता है उसमें पहला है प्रविधि से पूर्व सार, यानी सार पे पहले बल देते हैं फिर उसके बाद विधि को अपनाते हैं ये। तो प्रविधि से पूर्व सार पर कौन अधिक बल देता है? तो ये भी किसका है? उत्तर व्यवहारवाद का। प्रविधि से पूर्व सार पर कौन सबसे ज़्यादा बल देता है? वो देता है उत्तर व्यवहारवाद। उसके बाद आता है उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण है। तो उत्तर व्यवहारवाद का जो लक्षण है वो कर्मनिष्ठ विज्ञान लक्षण नहीं है पे नहीं देना है स्टूडेंट्स, आपको देखना है इसमें क्या है, नहीं है। तो इसमें मेन जो हमारा कि उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य लक्षण नहीं है, यानी उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं होना चाहिए। हम गलत पढ़ लेते हैं कई बार, उसको बोल देते हैं उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण, हम तुरंत आंसर दे देते हैं जबकि वो आंसर कुछ और होता है, क्वेश्चन कुछ और होता है, आंसर कुछ और होता है, लेकिन हम जो है हमारे दिमाग में फिट रहता है कि उत्तर व्यवहारवाद पूछ लिया चलो देते हैं। तो पहला है उत्तर व्यवहारवाद में कर्मनिष्ठ विज्ञान, दूसरा है प्रविधि से पूर्व सार, तीसरा है तकनीकी पर जोर, चौथा है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये 4 इसके ऑप्शन हैं और इसमें से है तकनीकी पर जोर, क्योंकि तकनीकी पर जोर वो कौन देता है? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद नियमितता, सत्यापन, तकनीकी परिमाणीकरण। तो उस समय जो हमने जब बोले थे कर्मनिष्ठ विज्ञान, ये सारे विशुद्ध विज्ञान, क्रमबद्धीकरण, तो इन सब चीज़ों पर जो है मूल्य मुक्तता अध्ययन कौन करता है? व्यवहारवाद करता है। कर्मनिष्ठ विज्ञान पे उत्तर व्यवहारवाद, प्रविधि से पूर्व सार मैंने बोल ही दिया था, और मूल्य पर ये पुनः बल देने लगता है। ये स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि मूल्य जो है वो मूल्य से मुक्त अध्ययन होता है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में फिर मूल्य को अपना लिया जाता है। प्रविधि से पूर्व सार जो उत्तर व्यवहारवाद का है, अभी मैंने बोला था प्रासंगिकता और कर्मनिष्ठता दोनों के दोनों उत्तर व्यवहारवाद के हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान यानी राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनाने पर कौन जोर देता है? ठीक है, यानी कि इसको बनाने पर कौन सबसे ज़्यादा जोर देता है? तो इस पे कौन देता है? अभी मैंने बोला ही था कर्मनिष्ठ विज्ञान। तो कर्मनिष्ठ विज्ञान किसका है? कार्य मतलब कर्मनिष्ठ विज्ञान, तो कर्मनिष्ठ विज्ञान है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद आएगा इसमें कर्मनिष्ठ विज्ञान में। स्टूडेंट्स हमारा अप्रासंगिकता सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था, यह कथन किसका है? यानी अप्रासंगिक जो है वो सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। उनका मालूम है कि जो अप्रासंगिक चीज़, कर्म और प्रासंगिक तक जो अप्रासंगिक चीज़ है यदि वो अस्पष्ट है तो उससे ज़्यादा बुरा है अप्रासंगिक होना। तो इस तरह का जो नारा है अप्रासंगिकता के संबंध में जो नारा है वो कौन देता है? वो देता है उत्तर व्यवहारवाद। यानी उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि अप्रासंगिकता सुनिश्चित से अस्पष्ट होना कम बुरा होता है, यानी अस्पष्ट कोई चीज़ है तो कोई चल जाएगी, उसको स्पष्ट किया जा सकता है, यदि लेकिन वो प्रासंगिक ही नहीं है तो वो नहीं चलेगी, उसकी कोई जो है वो व्यवहार में उसका कोई उपयोग नहीं है। यानी जिस वस्तु की प्रासंगिकता नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यदि वो स्पष्ट है तो स्पष्ट को स्पष्ट किया जा सकता है। अगला है उत्तर व्यवहारवाद किस पर जोर देता है? तो मैंने बता ही दिया आपको, राजनीतिक तटस्थता नहीं, मूल्य निरपेक्षता नहीं, मूल्य सापेक्षता मैंने बताया भी था अभी आपको, और है ज्ञान का क्रियात्मक होना, तो ज्ञान का क्रियात्मक होना इस पे बल देता है। अगला है उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। तो उत्तर व्यवहारवाद का जो लक्षण है वो है, उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण है व्यवसाय का राजनीतिकरण,
नहीं है। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी। व्यवसाय का राजनीतिकरण भी है। सामाजिक परिवर्तन पर बल देती है, सेकंड पॉइंट है इसका, सामाजिक परिवर्तन पर बल। पहला इसका जो है प्रविधि से पूर्व सार, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल मूल्य की भूमिका मानता है, लास्ट इसका है व्यवसाय का राजनीतिकरण। और ये विशुद्ध विज्ञान, तो स्टूडेंट आपको बता दूं कि विशुद्ध विज्ञान जो है, इस विशुद्ध विज्ञान पर बल देता है हमारा व्यवहारवाद, ना कि यदि कर्मनिष्ठ विज्ञान इसकी जगह होता तो ये सही होता। तो विशुद्ध विज्ञान जो है इस पर बल नहीं देता है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा विशुद्ध विज्ञान। उसके बाद अगला जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाने पर जोर देता है? तो निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को कर्मनिष्ठ, तो कर्मनिष्ठ बार बार आता है, कर्म और प्रासंगिकता जहां भी आपको दिख जाए आपको तुरंत उत्तर व्यवहारवाद टिक करना है। तो इसका मतलब क्या है? उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, मार्क्सवाद और आदर्शवाद। तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद का कौन सा लक्षण है पूछ रहा है ये, ना कि नहीं। तो उत्तर व्यवहारवाद का जो लक्षण है वो है प्रविधि से पूर्व सार, जो मैं बोलती आई हूँ, कर्मनिष्ठ विज्ञान जो मैं बोलती आई हूँ, प्रासंगिकता मैंने बताया है, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वक्तव्य असत्य है? निम्न में से कौन सा वक्तव्य जो है वो असत्य है? परंपरागत राजनीति विज्ञान मूलतः मूल्य पर जोर देता है, पहला है। दूसरा है व्यवहारवाद राजनीति को पूर्ण वैज्ञानिकरण चाहता है, ये भी सत्य है। उत्तर व्यवहारवाद तथ्य मूल दोनों पर जोर देता है, ये भी सत्य है। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद राजनीति को मनन विज्ञान बनना चाहता है, नहीं, वो मनन विज्ञान बनाना नहीं चाहता, कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाना चाहता है। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद जो है वो मनन विज्ञान पर बल नहीं देता, ये असत्य कथन है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति को मनन विज्ञान बनाना चाहता है, ये असत्य कथन है, क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य पर जोर देती है, सही है। व्यवहारवाद जो है राजनीति को पूर्ण वैज्ञानिकरण चाहता है, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ही राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना होता है। उत्तर व्यवहारवाद तथ्य मूल दोनों पर जोर देती है, सही है बिल्कुल। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति को मनन विज्ञान बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत आंसर जो है आपका ये है, क्योंकि असत्य पूछ रहा है ये। अगला जो हमारा होगा वो होगा कौन सा वक्तव्य सही है? तो सही पूछ रहा है ये वक्तव्य। तो इसमें से जो वक्तव्य है आप पढ़ लीजिए। पहला है व्यवहारवादी तकनीकी को तथ्य के ऊपर प्रधानता देता है। व्यवहारवाद जो है तकनीकी को तथ्य के ऊपर प्रधानता देता है। दूसरा है, सही है ये। दूसरा है उत्तर व्यवहारवादी तथ्य और तकनीकी दोनों के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ये भी सही, सामंजस्य पर बल देता है, ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवाद तकनीकी और तथ्य में से चुनना हो तो तथ्य को प्राथमिकता देता है, उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे जो हैं वो सब के सब सही हैं। अगला जो है वो है, किसने कहा है कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था? अभी बताया था अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था, मतलब अस्पष्ट कम बुरा जो है वो कौन देता है? वो देता है उत्तर व्यवहारवाद। और यदि ये आ जाएगा कि अस्पष्ट होना, अप्रासंगिक होना ज्यादा बुरा है बजाय अस्पष्ट होने का, तो ये तब आ जाएगा व्यवहारवाद। यानी व्यवहारवाद क्या करता है? स्पष्टता को ज्यादा मानता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो प्रासंगिकता को ज्यादा मानता है। हाँ स्टूडेंट्स, अब जो है यानी व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे। अब जो है अंतःनुशासनात्मक का जो है कुछ क्वेश्चन हम बोलेंगे, सारे मिक्स ही हैं ये। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपागम है। ठीक है, आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपागम है। शायद ध्यान होगा आपको, पीछे मैंने बताया था कि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है अंतः अनुशासनात्मक उपागमन। अंतः अनुशासनात्मक उपागम सबसे महत्वपूर्ण है। अगला है, व्यवहारवादी क्रांति की सबसे बड़ी देन है। तो व्यवहारवादी क्रांति की सबसे बड़ी जो देन है वो वही अंतःनुशासनात्मक, यानी सबसे महत्वपूर्ण भी यही है, सर्वाधिक। और दूसरा है कि व्यवहारवादी क्रांति की देन भी जो है वो है अंतःनुशासनात्मक उपागम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान पर इतना प्रभाव पड़ा कि राजनीति विज्ञान की एक नई शाखा स्थापित कर ली गई जिसका नाम है। इसका मतलब है कि समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान पर इतना प्रभाव पड़ा कि उससे क्या हुआ कि राजनीति विज्ञान की एक नई शाखा के रूप में स्थापित हो गई। तो वो कौन सी है? राजनीतिक समाजशास्त्र। ठीक है, क्या हो गई? पहले राजनीति विज्ञान था, राजनीति विज्ञान से एक नई शाखा बन गई, उसको बोलते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र। समाज पर इसका प्रभाव पड़ा, यानी रिलेवेंट किससे है? समाज से। तो राजनीतिक समाजशास्त्र। तो राजनीतिक समाजशास्त्र जो है
वो इतनी हो गई। विभिन्न मानसिक अवस्थाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है, यानी विभिन्न मानसिक अवस्थाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला जो विषय है वो कौन सा है? तो वो विषय जो है वो है समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र और भूगोल, मनोविज्ञान। तो मानसिक व्यवहार जो है वो तो मनोविज्ञान में आएगा स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा? मनोविज्ञान। उसके बाद आता है अंतःशास्त्रीय उपागम का लक्षण नहीं है। जो अंतःशास्त्रीय उपागम है उसका लक्षण नहीं है, तो उसका लक्षण कौन सा नहीं है? समस्त सामाजिक घटनाएं पूर्ण रूप से परस्पर जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल सही है। सामाजिक घटनाओं का अलग अलग अध्ययन किया जाता नहीं। अंतः अनुशासन का मतलब होता है अंतः निर्भरता, यानी एक दूसरे पर निर्भर करती, तो ये किसी भी एंगल से नहीं होता, गलत है ये तो। समाज के विभिन्न पहलू का आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के स्थान पर एक सामाजिक विज्ञान की स्थापना करना, बिल्कुल, क्योंकि अन्य सामाजिक विज्ञान जो एक पर जाकर आश्रित हो सकती हैं, तो ये यानी एक दूसरे से अंतर संबंध इनमें होता है। तो इसका जो गलत आएगा ये कि अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है, ये गलत है। तो सामाजिक घटनाओं का अलग अलग अध्ययन बी जो है वो बिल्कुल ही इसका रोंग है। अगला जो है स्टूडेंट्स, इसका अगला है राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु अंतःशास्त्रीय उपागम पर सर्वाधिक जोर देने वाले विचारक हैं। यानी राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु अंतःशास्त्रीय उपागम में सर्वाधिक जोर देने वाले विद्वान कौन से हैं? तो आपको शायद दिख गए होंगे, शायद मेरे को आइडिया है कि आपने पीछे सारा हमने पढ़ा है व्यवहारवाद, तो उससे आपको आइडिया आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा कौन जोर देता है। सबसे ज़्यादा देता है चार्ल्स मीरियम। आपको पता ही है कि आधुनिक जो दृष्टिकोण आता है जिसमें व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद आता है, तो उसमें जो मेन जो उसका जन्मदाता यदि मानते हैं तो चार्ल्स मीरियम को मानते हैं। और आपको पता है कि आधुनिक दृष्टिकोण की एक विशेषता थी अंतःनुशासनात्मक, यदि ध्यान हो तो अंतःनुशासनात्मक जो उपागम पर सर्वाधिक जोर देने वाला जो विचारक है तो कौन है? सीले जो है प्राचीन है, ग्रीन जो है आदर्शवादी, ये भी प्राचीन है, मतलब परंपरागत है, कोर भी परंपरागत है। तो चार्ल्स मीरियम जो है वो आधुनिक दृष्टिकोण के जन्मदाता है और यही जो है अंतःनुशासनात्मक पर सर्वाधिक जोर देते हैं। जिन लोगों ने समाजशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों को नहीं समझा उन्हें राजनीति विज्ञान पढ़ना उसी प्रकार निष्फल होगा जिस प्रकार न्यूटन के नियम को न जानने वाले को ज्योतिष पढ़ना। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जिन लोगों ने समाजशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों को नहीं समझा उन्हें राजनीति विज्ञान पढ़ना उसी प्रकार निष्फल होगा जिस प्रकार से न्यूटन के नियमों को जाने बिना ज्योतिष पढ़ना। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गिंडगिस का। ध्यान करना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये ज्योतिष पढ़ना न्यूटन के नियम के बिना और राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों के बिना राजनीति विज्ञान पढ़ना वैसे ही है। तो ये वो समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के संबंध बताता है ये कि किस तरह से संबंध उनके हैं। तो ये किसके कथन है? तो ये गिंडगिस एक विचारक है, गिंडगिस, उनका ये कथन है। कथन इसमें आएगा। अगला है किसने मनोविज्ञान के तत्वों को राजनीति के अध्ययन के प्रयोग किए जाते हैं। मतलब इसका मतलब किसने मनोविज्ञान के तत्वों को राजनीति अध्ययन में प्रयोग किए जाने पर बल दिया है। तो किसने दिया है? ये दिया है राजनीति विज्ञान के तथ्यों को किसमें जोड़ा है? मनोविज्ञान में जोड़ा है। वो हेराल्ड लासवेल। हेराल्ड लासवेल जो है मनोविज्ञान के तत्वों को राजनीति के अध्ययन में प्रयोग किए जाने पर बल दिया है इसने, हेराल्ड लासवेल ने। अगला है मेरियम ने किस विषय के अध्ययन पर जोर दिया है। तो मेरियम ने जो है वो सबसे ज़्यादा जोर दिया है, वो दिया है मनोविज्ञान पर। किसने दिया है? मेरियम मनोविज्ञान। ध्यान रखना है मेरियम ने किस विषय के अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया है। तो मेरियम ने सर्वाधिक जोर दिया है मनोविज्ञान पर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है चार्ल्स मेरियम की वह कृति जिसमें अंतःनुशासनात्मक उपागम अपनाने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, चार्ल्स मेरियम की वह कृति जिस पर अंतःनुशासनात्मक अपनाने, चार्ल्स मेरियम की कृति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही आएगी। तो कौन सी है वो कृति चार्ल्स मेरियम की जिसने अपनाने पर जोर दिया है? तो चार्ल्स मेरियम की वो कृति है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। यानी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है। फिर अगला है अपना जो क्वेश्चन है वो है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतःनुशासनात्मक उपागम के प्रेरक हैं।
आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतरनुशासनात्मक उपागम के प्रेरक किसे माना जाता है? तो अनुभववाद को माना जाता है। आधुनिक अंतरनुशासनात्मक जो है अनुभववाद। क्या आपको पता है कि परंपरागत जो परानुभववाद को मानता है, ये अनुभववाद को मानता है, क्योंकि आदर्शवाद, उदारवाद और अराजकतावाद इन सब का संबंध परंपरागत से है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरनुशासनात्मक उपागम शब्द समूह में अनुशासन से अभिप्राय है। तो अंतरनुशासनात्मक उपागम शब्द समूह में अनुशासन से अभिप्राय जो है वो है शासन करना, विद्या विषय, दंड देना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। जी नो, इसका जो सही आंसर है वो है विद्या विषय। अनुशासन का मतलब होता है विद्या या विषय, तो इसका आंसर क्या आएगा? विद्या या विषय। अगला है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण निम्नांकित का समर्थक माना जाता है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण निम्नांकित का समर्थक माना जाता है, ये कौन सा है? तो व्यवहारवाद का नहीं, तो व्यवहारवाद का नहीं, अंतरनुशासनात्मक का, क्योंकि वो समाजवादी हैं और साथ में आर्थिकवादी, तो बहुत सारे विचार इनमें हैं, तो अंतरनुशासनात्मक दृष्टिकोण इसमें आएगा। अगला जो है वो है, शिकागो स्कूल का किस उपागम के विकास में सर्वाधिक योगदान माना जाता है? यानी शिकागो विश्वविद्यालय का सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो सर्वाधिक शिकागो विश्वविद्यालय का संबंध आपको पता ही है कि मॉडर्न से है, आधुनिक से है, अंतरनुशासनात्मक, क्योंकि ऐतिहासिक, दार्शनिक और विधि जो है वो तीनों के तीनों जो है परंपरागत है, ना कि आधुनिक है। अगला है, किसने इस बात पर जोर दिया था कि तमाम सामाजिक घटनाएं मूल रूप से परस्पर जुड़ी हुई हैं? ठीक है, यानी निम्नलिखित किसने इस बात पर जोर दिया था कि तमाम सामाजिक घटनाएं मूल रूप से परस्पर जुड़ी हुई हैं? तो ये कौन सा? ऑगस्ट कॉम्टे। ध्यान रखना आपको, यह है ऑगस्ट कॉम्टे, जिसने कि इस चीज़ पर जोर दिया था। यानी ऑगस्ट कॉम्टे हैं जिन्होंने इस चीज़ पर जो है वो जोर दिया था, यानी तमाम सामाजिक घटनाओं को मूल रूप से पारस्परिक जुड़ी हुई हैं, तो उसका जो है ऑगस्ट कॉम्टे। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान जड़ रहित हो जाएगी और राजनीति के बिना इतिहास फल रहित हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में छपने वाला, जो मैं बताती हूँ कि जो छपने वाला जो बोलते हैं ना कि बस आई चुका, वो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है आपके छपने वाला। जैसे एक बात मैंने आपको एक कोटेशन और बोली थी, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, गार्नर। मैंने छपने वाला क्वेश्चन बोला था। दूसरा मैंने छपने वाला क्वेश्चन बोला है कि इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान जड़ रहित हो जाएगी और राजनीति के बिना इतिहास फल रहित हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सीले का। आपको ध्यान रखना है किसका कथन है? ये कथन है सीले का। सीले जो है इस बात पर बल देता है कि राजनीति विज्ञान के बिना, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान जड़ रहित है और राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास जो फल रहित है। ठीक है, इतिहास अतीत की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। यह कथन किसका है? यानी इतिहास अतीत की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो प्लेटो, अरस्तु, ब्राइस या फ्रीमैन। तो ये कथन किसका है? ये कथन है फ्रीमैन का। ठीक है, अगला जो है वो है, किसने ब्रिटिश संविधान का मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में अध्ययन किया? किसने ब्रिटिश संविधान का मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में अध्ययन किया? तो मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में जो अध्ययन करने वाला है वो है कॉम्टे नहीं, हर्बर्ट स्पेंसर नहीं, सीले नहीं, वो है बेजहार्ट। बेजहार्ट जो है वो ब्रिटिश संविधान का मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में अध्ययन करता है। अगला है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय है। तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय है राज्य है। तो क्या है राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय है? राज्य। अगला है, राजनीति वह शास्त्र है जो इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने के कण। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र, ये कथन है, राजनीतिक वह शास्त्र है जो इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने के कण। नदी की रेत में सोने के कण। नदी की रेत में सोने के कण मतलब ये कथन किसका है? ये कथन लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन कहता है कि
राजनीति वह शास्त्र है जो इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने के कण, जैसे नदी की रेत में सोने के कण होते हैं ना, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र इतिहास की धारा से संचित है। ये किसका है? लॉर्ड एक्टन का। अगला जो हमारा कथन है वह है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। नहीं देखना है आपको, तो नहीं देखना है, यानी कि आपका जो मेन फोकस है वो फोकस नहीं पे होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तो नहीं किसका है? तो इसको हम देख रहे हैं, नहीं जो है नहीं पे फोकस करते हैं। पहला है इतिहास वर्णनात्मक है, राजनीति विज्ञान विश्लेषणात्मक। पहला इतिहास वर्णनात्मक है, राजनीति विज्ञान विश्लेषणात्मक, सही है। इतिहास का क्षेत्र संकुचित है, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, ठीक है। तीसरा है इतिहास का संबंध तथ्यों से है जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध आदर्शों से है, ठीक है। अगला है राजनीतिक घटनाएं इतिहास को तत्व और सामग्री प्रदान करती है, सही। ये बात तो बिल्कुल कि राजनीतिक घटनाएं जो हैं वो इतिहास को तथ्य और सामग्री प्रदान करती हैं। तो इसमें कौन सा है? इतिहास का क्षेत्र संकुचित नहीं, इतिहास का क्षेत्र भी वृहद है, बहुत व्यापक क्षेत्र है और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से अधिक व्यापक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उससे अधिक व्यापक है। तो ये कथन गलत है कि राजनीति इतिहास का क्षेत्र जो है संकुचित है, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अधिक व्यापक है। क्योंकि जो वर्तमान में राजनीति वो इतिहास बनता है, तो राजनीति बनती रहती है, उसका पीछे का सारा इतिहास, तो ना तो उससे कोई संकुचित तो नहीं हो सकता कम से कम वो। अगला है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो वक्तव्य हमें देखना है कि इसमें से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें देखना है हमें, पहला है अर्थशास्त्र वर्णनात्मक विषय है जबकि राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विषय है, सही है। दूसरा है राजनीति विज्ञान साधन है, अर्थशास्त्र साध्य है, ठीक है। अगला देखते हैं अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक पहलू से है जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक पहलू से है जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य से, मनुष्य के व्यवहार से होता है उसे। राजनीति विज्ञान, अगला है राजनीति विज्ञान नैतिक मूल्यों की दृष्टि से विचार करता है जबकि अर्थशास्त्र जो है आर्थिक दृष्टि से विचार करता है। यानी स और द तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला सही है, अर्थशास्त्र वर्णनात्मक है जबकि राजनीतिक विज्ञान आदर्शात्मक है। तो स्टूडेंट इसका बिल्कुल जो रॉन्ग आंसर होगा, जो नहीं है, वो होगा राजनीति विज्ञान साधन है और अर्थशास्त्र साध्य है। अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा, साध्य साधन का जो संबंध है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में नहीं है, जो कि इन्होंने दिया है। अगला जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय, यानी मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। तो मानव व्यवहार का जो अध्ययन करता है मनोविज्ञान में करा जाता है मानव व्यवहार का। यदि मानव के राजनीतिक व्यवहार का आता है तो राजनीति विज्ञान आता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन आता है तो मनोविज्ञान आता है। किस विचारक ने राजनीति विज्ञान और भूगोल के संबंध की घनिष्ठता पर बल दिया है? तो यानी किस विचारक ने राजनीति विज्ञान और भूगोल के संबंधों की घनिष्ठता पर बल दिया है? तो वो कौन है? बोंदा। बोंदा एक विचारक है जिसने राजनीति विज्ञान और भूगोल दोनों के घनिष्ठ संबंध यानी अंतर्निर्भरता पर जो है बल दिया, बोंदा। अगला है किस विचारक का यह कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ठंडे देशों के लिए और दास्ता गर्म देशों के लिए स्वाभाविक है। यानी किस विचारक का ये कथन है, किस विचारक का ये कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ठंडे देशों के लिए और दास्ता गर्म देशों के लिए स्वाभाविक है? तो ये कथन ऐसा कौन कर सकता है? मोंटेस्क्यू। यानी किसका कथन है ये कथन है मोंटेस्क्यू का। अगला है किस विषय को राजनीति विज्ञान का शिक्षक कहा जाता है? किस विषय को राजनीति विज्ञान का शिक्षक कहा जाता है? तो किस विषय को कहा जाता है राजनीति विज्ञान का शिक्षक? राजनीति विज्ञान का शिक्षक कहा जाता है इतिहास को। किसको कहा जाता है? इतिहास को राजनीति विज्ञान का शिक्षक कहा जाता है। आगे है राजनीति विज्ञान प्राचीन समय में किसके साथ संबद्ध विषय था? कि राजनीति विज्ञान जो है प्राचीन समय में किससे संबंधित विषय था? तो राजनीति विज्ञान प्राचीन समय में जो है वो किससे संबंधित था? राजनीतिक अर्थशास्त्र। किससे था? राजनीतिक अर्थशास्त्र से जो है ये संबद्ध था। हाँ, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों का समान उद्देश्य है। तो समान उद्देश्य क्या क्या है दोनों का?
तो दोनों का उद्देश्य जन राजनीति विज्ञान का भी और अर्थशास्त्र दोनों का आर्थिक लाभ नहीं, राजनीति विज्ञान में कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, ब्याज कमाना बिल्कुल नहीं, आयात निर्यात बिल्कुल नहीं, मानव कल्याण दोनों का है कि राजनीति का भी है और अर्थशास्त्र दोनों का जो संबंध है वो है मानव कल्याण। अगला है व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान किस विषय के अंतर्गत आया, यानी व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप जो राजनीति विज्ञान है वो राजनीति विज्ञान जो है किस विषय के अधिक निकट आया, क्या है, किस विषय के अधिक निकट आया। तो ये अधिक निकट जो आता है वो आता है भूगोल, मनोविज्ञान, इतिहास और अर्थशास्त्र। तो सबसे जो निकट आता है वो आता है मनोविज्ञान की, ठीक है, मनोविज्ञान के सबसे निकट आता है। अगला है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान किस विषय के अधिक निकट माना जाता है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान किस विषय के अधिक निकट, तो व्यवहारवादी क्रांति और दोनों का मतलब एक ही है, दोनों ही सेम ही है, तो किसके अधिक निकट माना जाता है, मनोविज्ञान की, ठीक है, मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति को राजनीति शास्त्र पढ़ाना वैसे ही है, राजनीति शास्त्र पढ़ाना वैसे ही है, राजनीति शास्त्र को जो हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाना वैसे ही है जैसे कि न्यूटन की गति संबंधी नियमों को से अनजान व्यक्ति को अंतरिक्ष शास्त्र या उष्मा गति पढ़ाना, ठीक है। यानी कि न्यूटन के मतलब यह है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति को राजनीति शास्त्र पढ़ाना वैसे ही है जैसे कि न्यूटन की गति संबंधी नियमों से अनजान व्यक्ति को अंतरिक्ष शास्त्र या उष्मा गति पढ़ाना। तो ये किसका है, इस तरह का जो है ये गिंडगिस का है, गिंडगिस इस तरह के कथन देता है। अगला है कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य है, इसको असत्य बोल सकते हैं। इतिहास तथ्यात्मक है, राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक है, जो पहले भी आ चुका है। ये इतिहास का क्षेत्र विस्तृत है और राजनीति शास्त्र का सीमित है, ये भी पहले आ चुका लेकिन उल्टा था पहले ये। अब आता है इतिहास की पद्धति वर्णनात्मक है, राजनीति शास्त्र की विश्लेषणात्मक है। और चौथा है राजनीति शास्त्र के लिए इतिहास के अनुभव का कोई महत्व नहीं है। तो राजनीति शास्त्र के लिए इतिहास के जो अनुभव हैं उनका कोई महत्व नहीं है। तो राजनीति शास्त्र का जो है यही आएगा, इसमें डी आएगा कि राजनीति शास्त्र के लिए इतिहास के अनुभव का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो है वो अतीत होता है, वर्तमान जो है राजनीति होती है, अतीत जो होता है वो इतिहास होता है। तो फिर इतिहास का जो है कोई महत्व, इसके लिए अनुभव का कोई महत्व नहीं होता। अगला है कौन सा कथन सही नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें है स्टूडेंट राजनीति शास्त्र प्राचीन विषय, मनोविज्ञान नवीन विषय है, राजनीति शास्त्र बाह्य राजनीतिक क्रियाओं का मनोवैज्ञानिक मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। अगला है राजनीति शास्त्र व्यक्ति को अबौद्धिक प्राणी, मनोवैज्ञानिक उसे बौद्धिक प्राणी मानते हैं। और डी में है मनोविज्ञान केवल आदर्शवादी है, राजनीति शास्त्र आदर्शवाद के साथ ही आदर्शवादी भी है। यानी कि मनोविज्ञान जो है केवल आदर्शवादी है, मनोविज्ञान केवल यथार्थवादी है, राजनीति शास्त्र यथार्थवाद के साथ आदर्शवाद है। इधर जो है थर्ड जो है वो है राजनीति शास्त्र व्यक्ति को अबौद्धिक प्राणी, मनोविज्ञान उसे बौद्धिक प्राणी मानता है, ये गलत है। राजनीति शास्त्र बाह्य राजनीतिक क्रियाओं का मनोवैज्ञानिक मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र प्राचीन विषय, मनोवैज्ञानिक नवीन विषय है। तो इसका ये है कि राजनीति शास्त्र व्यक्ति को अबौद्धिक प्राणी और मनोविज्ञान से बौद्धिक प्राणी मानता है। धन्यवाद स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अगला वीडियो तुरंत ही आएगा, उसको देखना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे।